हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम लोग आज की क्लास में हिंदी के एक प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए जिसमें आपका हिंदी पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट में किस तरह के सवालों को लिया गया है और कितने प्रश्न आपको इस प्रैक्टिस सेट में से आ रहे थे। ईमानदारी से टिक करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर मेरे इतने प्रश्न सही हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? तो सभी लोग कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है शा, शा, शा और हा। दूसरा है या, रा, ला, वा। तीसरा है छात्रा, ज्ञासरा। चौथा है चा, छा, जा, झा। और अब बताना है कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। तो लगभग सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो हम लोग इसका जो आंसर देखेंगे वो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, या, रा, ला, वा। ये आपके अंतस्थ व्यंजन हैं। या, रा, ला, वा ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। अगर हम या और वा की बात करें, किसकी बात करें? या और वा की बात करें तो ये अर्ध स्वर हैं। कैसे हैं? अर्ध स्वर हैं। ये अर्ध स्वर है। ठीक है। ला की बात करें तो ला आपका प्रकंपित या रा आपका प्रकंपित या लुंठित है और ला आपका पार्श्विक वर्ण है। क्या है? ला आपका पार्श्विक वर्ण है। तो समझ में आया? अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा होते हैं। या और वा अर्ध स्वर होते हैं। रा आपका प्रकंपित या लुंठित होता है और ला आपका पार्श्विक होता है। शा, शा, शा और हा ये जो पहला ऑप्शन है ये उष्म या संघर्षी व्यंजन है। क्या है? उष्म या संघर्षी व्यंजन है। और तीसरा ऑप्शन छात्रा, ज्ञासरा ये संयुक्त व्यंजन है। क्या है? संयुक्त व्यंजन है। और ये जो चौथा ऑप्शन है चा, छा, जा, झा ये आपका तालव्य व्यंजन है। क्या है? इच, यशा, नाम, तालु तालव्य व्यंजन है। क्या है? तालव्य व्यंजन है। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पूछा है ए या ऐ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ए या ऐ ध्वनि का उच्चारण स्थान कंठ तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, मूर्धा और ओष्ठ। तो आपको पता एदतो कंठ तालु पढ़ाया था ना, एदतो कंठ तालु। इसका मतलब कि ए और ऐ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ तालु है। कंठोष्ठ में ओ और औ आता है। दंतोष्ठ में कौन आता है? दंतोष्ठ में वा आता है। तो इतनी बातें तो सबको समझ में आ गई होंगी कि आपका ए और ऐ क्या है? कंठ तालव्य है। क्या भैया? कंठ तालव्य है ए और ऐ। और यहाँ पे अगर हम कंठोष्ठ की बात करें तो कौन आएगा? ओ आएगा। और कौन आएगा? औ आएगा। ये दोनों आपके ऑप्शन नंबर बी में आएंगे। कंठोष्ठ में आएंगे। किस में आएंगे? ऑप्शन नंबर बी में आएंगे ये दोनों। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? री की मात्रा का उपयोग कौन से शब्द में हुआ है? क्रिया में बिल्कुल री की मात्रा नहीं आई है। वर्षा में नहीं आया है। रिपु में नहीं आया है। और वृष्टि बिल्कुल आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वृष्टि में ही री की मात्रा आई हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। वृष्टि में री की मात्रा आई हुई है। ठीक है। टिक करिए ऑप्शन नंबर बी को। चलिए तो आपका क्लियर हुआ, ऑप्शन नंबर डी ही सही है। वृष्टि में री की मात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी भाववाचक संज्ञा हैं? किस विकल्प में सभी भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए है अमीर, गरीब, समूह, मिठास। ऑप्शन नंबर बी है जवानी, खट्टास, पुस्तक, गंगा। अगला है रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य। बताना है किस विकल्प में सभी भाववाचक संज्ञा है।
तो मुझे लग रहा है कि आप सभी लोगों ने आंसर कर लिया होगा। देखो बी में आपका गंगा व्यक्तिवाचक हो जाता है, ए में समूह कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा है। और यहां देखते हैं हम लोग सी ऑप्शन, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, सभी भाववाचक संज्ञा है। क्या है? सभी भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किससे होता है? जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से तथा अव्यय से मिलकर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका ऑप्शन नंबर सी आप टिक करेंगे। किसको टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कपट, सुंदरता, मूर्खता, निद्रा। तो कपट शब्द पुल्लिंग है, से सुंदरता, मूर्खता, निद्रा सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, कपट आपका पुल्लिंग शब्द है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है? लड़का, लड़का का लड़के होता है, पुस्तक, पुस्तकें होता है, घोड़ा, घोड़े होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी, साधु का प्रयोग बहुवचन में होता है। किसका? साधु शब्द का प्रयोग बहुवचन में ही होता है। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे साधु, प्राण, दर्शन, आंसू, होश इत्यादि। तो हम लोग साधु को टिक करेंगे। किसको टिक करेंगे? साधु को टिक करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिमालय से गंगा निकलती है, ये कल के यूपी टेट के पेपर में भी आया हुआ सवाल था। ध्यान से देख लो, यही सवाल था यूपी टेट के पेपर का आया हुआ, जो आपको कल ऐसा फील हो रहा था कि जब आप गए थे तो ऐसा लगा कि बारात पहुंच गई है घर पे। ठीक है, लोग खाना पीना खाने में मस्त, शुरू हो गया था खाना पीना, नाश्ता पानी लोग कर चुके थे, खाने की बारी थी। जैसे आपने इस क्वेश्चंस को हल कर लिया था, गोला करने की बारी थी। और जैसे बारात में जाओ, खाना नाश्ता कर लिया आपने, खाने की बारी आई तो लोगों ने कहा नहीं शादी ब्याह टूट गया है, खाना नहीं मिलेगा, जाओ घर जाओ। वैसे ही कल हुआ आपके साथ। आपने नाश्ता किया, पत्तल आपके पास सामने था खाना खाने के लिए, लेकिन ऐन वक्त पे पत्तल जो उठा, पत्तल भी आपके सामने से उठा लिया गया। तो आइए देखते हैं, हिमालय से गंगा निकलती है वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? करण, अपादान, संप्रदान, कर्म। तो सब लोग बताइए, यहां से गंगा का हिमालय से अलगाव है कि नहीं? अगर अलगाव है तो आपको बताया था अपादान से अलग होने के अर्थ में। तो भैया मेरे अपादान कारक को टिक कर लेना, बिल्कुल गलती मत करना। जहां से कोई वस्तु अलग होती है वहीं पे अपादान कारक होता है। इस वाक्य में गंगा का हिमालय से अलगाव हो रहा है तो यहाँ पे हिमालय में अपादान कारक है। कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हिन हिनाना शब्द है, हिन हिनाना शब्द कैसा शब्द है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। तो सब लोग बताइए भैया, घोड़े का हिन हिन करने से बना क्रिया विशेषण है। घोड़ा हिन हिन करता है, उसी से बना हिन हिनाना। तो इसका मतलब है कि ये क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण है। तो सब लोग ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लीजिए, क्रिया विशेषण। किसको टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे, क्रिया विशेषण। अब ध्यान से मेरी बात सुन लो, जैसे कह दे हिन हिनाना तो कहेंगे क्रिया विशेषण। जैसे कह देगा कुड़कुड़ाना तो हंस का कुड़कुड़ाना ये भी क्रिया विशेषण है। भालू का घर घराना ये भी क्रिया विशेषण है। गधे का रेकना ये भी क्रिया विशेषण है। ऊंट का बल बलाना ये भी क्रिया विशेषण है। सारे एग्जाम्पल्स को नोट कर लेना। घोड़े का हिनहिनाना, हंस का कुड़कुड़ाना, भालू का घर घराना, गधे का रेकना, ऊंट का बल बलाना, ये सभी क्रिया विशेषण है, नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
दिए गए 4 विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। औंधा, अवमूर्ध, अवगुण और अवतार। तो अब आपको बताना है कौन सा तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द जो है औधा है। क्या है? तद्भव शब्द जो है औधा है। इसका तत्सम जो होता है, इसका तत्सम जो होता है ये होता है, क्या होता है? अवमूर्ध होता है। क्या होता है? ऑप्शन तो ए सही है, लेकिन इसका जो तद्भव होता है वो क्या होता है? तत्सम। इसका जो तत्सम होता है वो ये है। तत्सम कौन है? अवमूर्ध है। क्या है? अवमूर्ध है। तद्भव क्या है? औधा है। ठीक है। अगर अवगुण के तद्भव की बात करें तो अवगुण क्या हो जाएगा? अवगुण, ये हो जाएगा तद्भव इसका, अवगुण। ठीक है। अगर अवतार के तद्भव की बात करें तो ये हो जाएगा अवतार। क्या हो जाएगा? अवतार। तो इस पूरे सवाल का जो ऑप्शन है वो आपका क्या सही है, आप देख लो ध्यान से क्या सही है। ऑप्शन नंबर ए औधा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? जो अच्छे या उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। धनी, श्रवण, सवर्ण, श्रेष्ठ, कुलीन। तो भाई मेरे जल्दी से आंसर कर दो, सब लोग गलती ना होने पाए। मैं कह रहा हूं ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लेते हैं। किसको टिक कर लेते हैं? डी को टिक कर लेते हैं। बिल्कुल आपका राइट आंसर डी ही है। डी को टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। श्री गणेश का विलोम शब्द है। श्री गणेश का विलोम शब्द है। कोई काम शुरू करते तो कहते श्री गणेशाय नमः, तो इसका मतलब श्री राधा होगा नहीं, विनाश होगा नहीं, इत श्री होगा। तो आपको पता है श्री गणेश मतलब काम का प्रारंभ होना, और इत श्री मतलब क्या होगा? श्री गणेश का इत श्री मतलब समाप्ति करना। इत श्री आपका होने वाला है। ठीक है। जैसे निर्माण का विनाश होता है, वैसे श्री गणेश का क्या होता है? इत श्री होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फूल का पर्यायवाची नहीं है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बाबू आंसर करना कि कितना आपने सही किया है। फूल का पर्यायवाची नहीं है। सुमन, पुष्प, तनुजा, कुसुम। तो सब मैं बता दूं, तनुजा जो होता है वो पुत्री का होता है। किसका होता है? पुत्री का होता है। सब लोग देख लो, तनुजा जो होता है वो पुत्री का होता है। किसका होता है? पुत्री का होता है। तो इसका मतलब सुमन, पुष्प और कुसुम तीनों फूल के पर्यायवाची हैं। क्या नहीं होगा? तनुजा नहीं होगा। क्या नहीं होगा? तनुजा पुत्री का पर्यायवाची है। पुष्प, कुसुम, सुमन, प्रसून, गुल सब फूल के पर्यायवाची हैं। तनुजा पुत्री का पर्यायवाची है। तनुजा के अलावा आत्मजा, सुता, तनया, दुहिता, लड़की, बेटी, ये सब पुत्री के पर्यायवाची हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अंबुज और अंबुद समरूप भिन्नार्थक है। उच्चारण की दृष्टि से एक जैसे दिखेंगे बाबू, लेकिन गलती मत करना। अंबुज और अंबुद कह रखा है, तो जिन शब्दों के अंत में जा आता था वो बादल के पर्यायवाची होते थे। जा आता था तो कमल के पर्यायवाची होते थे। अगर दा आएगा तो बादल के पर्यायवाची होंगे। तो इसका मतलब कमल और बादल। कमल और बादल क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा अंबुज माने कमल और अंबुद माने बादल। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से भाव का अर्थ नहीं है। भाव का अर्थ नहीं है तो देखो ध्यान से कौन सा भाव का अर्थ नहीं है। ऑप्शन देखना ध्यान से। पहला दिया है ऑप्शन भवन, दर, विचार, अभिप्राय। भाव का अर्थ भवन से बिल्कुल नहीं है। भाव का अर्थ भवन से बिल्कुल नहीं है। भवन एकदम गलत है। दर, विचार, अभिप्राय। भाव का अर्थ आशय, तात्पर्य, अभिप्राय, विचार, दर, मतलब, अर्थ, भावना, कल्पना, इन सभी से हो सकता है, लेकिन
अब भवन से नहीं है, भवन मतलब मकान की बात हो रही है, तो ये गलत है आपका। अगले सवाल की तरफ बढ़ते, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बता दो सब लोग कमेंट करके, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सत्याधन ग्रह बिल्कुल नहीं होगा, ये तो गलत है। सत्यधन आग्रह ये भी गलत है। सत्यधन ग्रह ये भी गलत है। तो सत्यधन आग्रह यही आपका सही है। क्या है? यही आपका सही है। सत्यधन आग्रह यही आपका एकदम सही है, सटीक आंसर है सत्यधन आग्रह। ठीक है, आइए देखते हैं सत्याग्रह कहाँ पे, यहाँ पे। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद करना है तो बिल्कुल आपका जो आंसर है वो यही है, सत्यधन आग्रह। क्या होगा? सत्यधन आग्रह। नोट कर लीजिए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल आपका है, अच्छा इसमें संधि कौन सी है? सत्यधन आग्रह में संधि कौन सी है? इसमें संधि है आ और आ मिलके बड़ा आ बन जाता है, तो कौन संधि? दीर्घ संधि। कौन संधि? दीर्घ संधि। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। खग जाने खग की भाषा लोकोत्ती का उचित विकल्प कौन सा है? तो बिल्कुल आप बता दो भाई, चोर चोर मौसेरा भाई, मतलब चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। खग जाने खग की भाषा, तो खग मतलब पंछी ही पंछी की भाषा जानेंगे। इस मुहावरे का चारों विकल्प में पंछियों की तरह बोलना नहीं, पंछियों की भाषा जानना नहीं, अब पंछी अपनी भाषा स्वयं समझते नहीं। समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं, तो सर भाई मेरे यही आंसर आपका सही होने वाला है। समान प्रवृत्ति के लोग एक दूसरे को सराहते हैं, यानी जैसे दो लोगों ने मिलकर चोरी कर लिया तो किसी को नहीं बताएगा, वो कहेगा तुम ना बताना, वो कहेगा तुम ना बताना, मतलब उनकी बहुत जमती है आपस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, घर बसाना मुहावरे का अर्थ है घर बनाना, घर में रहना, विवाह करना, मदद करना। तो भाई मेरे बता दो सब लोग घर बसाएंगे कि नहीं बसाएंगे? अगर घर बसाएंगे तो बिल्कुल यहाँ पे गलती मत करना। अगर घर बसाना है तो इसका तो सही सही आंसर आपको करना पड़ेगा। घर बसाना है तो बता दो जल्दी से, घर बनाना नहीं होगा, घर में रहना नहीं होगा, मदद करना नहीं होगा, विवाह करना। क्या होगा? विवाह करना। ये ऑप्शन आपका सही है। भाई समझ में आ गया? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपमा अलंकार किस अलंकार का उपभेद है? उपमा अलंकार किस अलंकार का उपभेद है? प्रश्नालंकार होता नहीं है, श्लेषालंकार, शब्दार्था, तो भाई मेरे अर्थालंकार है। क्या है? अर्था अलंकार है। आपको पता है ना कि शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विवक्षा आता है, और अर्थालंकार के कई भेद हैं, उसमें से एक आपका उपमा अलंकार भी है। रूपक, भ्रांतिमान, दीपक, अतिशयोक्ति, असंगत, विभावना, मानवीकरण, सारे अलंकार तो इसमें आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। किस रस को रसराज कहा जाता है? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही शानदार सवाल है। किस रस को रसराज कहा जाता है? वीर रस, हास रस, श्रृंगार रस, शांत रस। तो भाई मेरे बता दो जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही है? श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। इसका स्थायी भाव क्या होता है? इसका स्थायी भाव क्या होता है? इसका स्थायी भाव क्या होता है? रति। क्या होता है? इसका स्थायी भाव जो होता है वो क्या होता भाई? श्रृंगार रस को ही रसराज का था। स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव क्या होता है? आइए सब लोग कमेंट करें जल्दी से। स्थायी भाव क्या होता है? रति। क्या होता है? रति। रति क्या होता है? रति। हास रस का हास, वीर रस का उत्साह, शांत रस का निर्वेद। शांत रस क्या होता है? निर्वेद। निर्वेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है उठना, करना, गिरना, सुलाना। तो क्रिया प्रेरणार्थक कौन सी है? सुलाना। क्या होगा? सुलाना, खिलाना, कराना, दिलाना। तो भाई मेरे टिक कर लो ऑप्शन नंबर डी। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? किसी को प्रेरणा देकर कराई जाती है। जैसे माँ ने
नौकरानी से बच्चे को सुलवाया। ठीक है, सुलाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो छंद 3 प्रकार के होते हैं, मात्रिक, वाणिक और मुक्तक। तो कौन सा टिक करेंगे? तीसरा। छंद मुख्यतः 3 प्रकार के, मात्रिक, वाणिक और मुक्तक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? ठीक है, भाववाच्य का उदाहरण है। अब चला जाए, रवि आम चूसता है, मोहिनी पत्र लिखती है, शीला से खाया नहीं जाता है। ये भी यूपी टेट के पेपर में आया हुआ सवाल था, भाववाच्य वाला। तो भाई मेरे देख लो कहाँ से, शीला से खाया नहीं जाता, जहाँ पे मुझसे चला नहीं जाता, उससे रोया नहीं जाता, ऐसे चीजों में जहाँ पे निगेटिव शब्द आते हैं वहाँ पे भाववाच्य होता है। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो ऑप्शन नंबर डी टिक कर लो भाई, टिक करो जल्दी से, देर ना होने पाए। अगला सवाल। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? दो समानार्थी, जैसे दिन दिन, रात रात, धन दौलत, रुपया पैसा, ऐसे जगहों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। भाई मेरे किसका करते हैं? योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो अब सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए कि आप लोगों ने कितना कितना प्रश्न सही किया है। और ऐसे ही हम आपको ठंडियों में बिस्तर में बैठकर प्रैक्टिस सेट हल कराएंगे। बिल्कुल आप भी बिस्तर में बैठकर एक बिना किसी पेन कॉपी के आप सीधा मौखिक आंसर करिएगा। यूपी पुलिस के बच्चों के लिए रामबाण होगा ये प्रैक्टिस सेट, और यूपी टेट का जो पेपर दोबारा होने वाला है उनके लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगी। यानी जहाँ कहीं भी आपका हिंदी आएगा, जीडी हो गया, जीडी में थोड़ा सा ग्रामर कम रहते हैं, तो यूपी पुलिस 50 नंबर की हिंदी पूछेगा। भाई आपका लेखपाल आने वाला है, हर जगह इस आपको ये ठंडियों का मज़ा मिलेगा। आप बिस्तर में बैठ के बिल्कुल अप टू डेट रहिएगा और एक एक प्रश्नों को हल करिएगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में इसी तरह के बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप अपने लक्ष्य में कामयाब हो, इसी कामना के साथ हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।